चलेगा। अब हमें बात करनी है इन ऑर्बिट में कौन कौन से सैटेलाइट्स होते हैं। लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। अब एक चीज समझना यहां पे छोटी सी, हमने 3 ऑर्बिट पढ़े, लियो, मियो और जियो। देखो एक सिंपल सी बात याद रखना, पोलर सैटेलाइट जितने भी लॉन्च किए जाते हैं कहां पर, पोलर बोले तो ध्रुवीय, ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं, जिसपे हमेशा सूर्य की किरणें गिरती रहे। इसीलिए कौन से ऑर्बिट में होते हैं, जल्दी बताओ। लियो में तो होते हैं, लेकिन क्या कहा जाता है उसको, एसएसओ, सन सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा इसे कहा जाता है। यस और नो। इसके अलावा और कौन से सैटेलाइट यहां पर लॉन्च किए जाते हैं, रिमोट सेंसिंग, दूर संवेदी, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यहां पर लॉन्च किए जाते हैं। फिर यहां पर आते हैं, यहां पर कौन से सैटेलाइट, नेविगेशन, नौवहन। फिर आ जाओ जियो में, यहां पर कौन से सैटेलाइट, दूर संचार। कम्युनिकेशन जिसे कहा जाता है, वो हम सैटेलाइट यहां पर लॉन्च करते हैं। तो लियो, मियो और जियो। अब देखिएगा जल्दी से, भारत सरकार ने इनसेट सीरीज में हमने जो लॉन्च की है, शुरुआत करी थी 1982 से, 1982 से। उसके बाद इनसेट 1 में हमने ए से डी तक, इनसेट 2 ए से लेके ई तक, और इनसेट 3 ए से लेके ई तक हमने लॉन्च करा। उसके बाद हमने इसका नाम क्या रख दिया, जी सेट, जियो सैटेलाइट रख दिया। समझ पा रहे हो, इनसेट इंडियन सैटेलाइट, और उसके बाद इसका नाम पड़ गया जियो सैटेलाइट, क्योंकि बहुत सारे हो गए थे तो अब हमने सीरीज को नाम बदल, है सारे सूचना संचार के लिए हैं, सब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए। आज हमारा सूचना प्रौद्योगिकी इतना विकसित हो पाया है, आप चाहे ब्रॉडकास्टिंग की बात हो, चाहे आकाशवाणी की बात हो, एफएम की बात हो, नेविगेशन की बात हो, उन सब के लिए यही सैटेलाइट होते हैं। जी सेट संचार और नेविगेशन के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट कहा जाता है। उसके बाद मेडसेट, मीट्रियोलॉजिकल सैटेलाइट कहा कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, मीट्रियोलॉजिकल सैटेलाइट, और इसी का नाम कल्पना 1 के नाम से रखा गया। 2001 में कोलंबियन स्पेस शटल यूएसए का क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसमें कल्पना चावला और साथ ही साथ 7 क्रू मेंबर की डेथ हो गई थी, और उसी के बाद उनके सम्मान में, कल्पना जी के सम्मान में इसका नाम रख दिया कल्पना 1। समझ पा रहे हो, तो मेडसेट कौन है, कल्पना 1 सैटेलाइट को ही मीट्रियोलॉजिकल। क्वेश्चन कैसे आएगा, विच इनमें से कौन सा सैटेलाइट मीट्रियोलॉजिकल सैटेलाइट है, और नाम आपका लिखा होगा कल्पना 1। उसके बाद एड्यूसेट, आज कोविड में देखो, हमने कोविड में घर बैठे थे, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या था, एजुकेशन पहुंच रही थी। क्यों, किसके कारण, वर्चुअल क्लासेस के कारण। आज घर बैठे हुए क्लास ले पाते हो ना, किसके कारण संभव है, वो इसी कारण क्योंकि हमने इससे रिलेटेड सैटेलाइट लॉन्च किए, जिन्हें एड्यू सैटेलाइट कहा जाता है, एजुकेशन सैटेलाइट कहा जाता है। और ये हमारे घर पर क्या करता है, हम तक एजुकेशन को पहुंचाने का काम करता है। आजकल डिस्टेंस एजुकेशन आपने सुना होगा, अब इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, आप एडमिशन कहीं भी ले लो, आप घर बैठे हुए, आजकल तो एग्जाम हो जाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम भी तो लिए गए थे, तो सब इसी के द्वारा। ठीक है, आप जितने भी मीटिंग जूम मीट पे देखते हो, या जितनी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सब इन्हीं तरह के सैटेलाइट से लॉन्च करके की जाती है। अब वो व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, अब आपको पता है G7 की मीटिंग हुई थी कोविड में, G20 की मीटिंग हुई थी उस समय, तो हमने कोविड के समय कैसे ली, सब ऑनलाइन। कई बार मोदी जी क्या होते हैं, इनॉग्रेशन करने जाते हैं, तो इनॉग्रेशन करने जाने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल मीटिंग पे ही इनॉग्रेशन हो जाता है, होता है नहीं होता। ठीक है, फिर आता है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी भारत का, देखो यहां पर इंपॉर्टेंट है पहली बात तो, भारत का जो नेविगेशन है वो किस प्रकार का है, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन सैटेलाइट या उपग्रह के सिस्टम, तंत्र, नेविगेशन सिस्टम। यानी हमारा जो सिस्टम है नेविगेशन वो कैसा है, क्षेत्रीय। क्षेत्रीय मतलब केवल भारत और भारत के आसपास के देशों का उपयोग के लिए।
हमने इसकी शुरुआत करी थी 1999 में। 99 में क्यों? कारगिल वॉर हुई थी, उस समय हमने यूएसए के जीपीएस की परमिशन मांगी थी। यूएसए से जीपीएस से परमिशन मांगी थी कि भाई हमें पाकिस्तान और उसके अंदर होने वाली हलचल के बारे में जानकारी चाहिए, और यूएसए ने मना कर दिया साफ साफ, क्योंकि जीपीएस हमारा नहीं है। आज हम जो उपयोग कर रहे हैं जीपीएस, वो किसका है? यूएसए का है। तो हमने उससे परमिशन मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डिसीजन लिया। आपको पता है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हमने बताया था, कोई भी मिशन का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो उस समय डिसीजन लिया कि भारत का खुद का नेविगेशन विकसित करेगा भारत, और आज भारत खुद का नेविगेशन विकसित कर पाया है, जिसे कहते हैं नाविक। नाविक। और एक और है गगन। आपसे पूछा जाए कौन सा भारत का नेविगेशन है या नहीं है, तो नाविक और गगन। और एक प्रीवियसली एग्जाम्स में क्वेश्चन आया, नाविक दो तरह की सर्विस देता है, एक एसपीएस और एक आरएस। रॉयल स्टैग नहीं, कहीं समझो, रॉयल स्टैग नहीं। आरएस का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। रिस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित। तो ये केवल सेना के द्वारा उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा? सेना के द्वारा, ताकि हमारा क्षेत्रीय नेविगेशन में कभी भी कोई डिफीट ना हो, कभी भी कोई कमी ना हो। इसके लिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे आगे जाके, जब हम आईसीटी पढ़ेंगे ना, तब उसमें स्पेक्ट्रम में आपको बताएंगे। सेना के लिए अलग से स्पेक्ट्रम निर्धारित किए गए हैं, उन सब के बारे में हम सूचना संचार प्रौद्योगिकी वाले टॉपिक में देखेंगे। और दूसरा होता है एसपीएस। एसपीएस को कहा जाता है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम किसके लिए होता है? हमारे और आपके लिए होता है। यानी भारतीय आम नागरिक जिसका प्रयोग करेंगे वो कौन सी होगी? स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम। समझ पा रहे हो? अरे यस। तो आम नागरिकों के लिए नेविगेशन, क्षेत्रीय नेविगेशन की दी जाने वाली सुविधा कौन सी है? एसपीएस है। लेकिन क्या अभी कोई यूज करता है क्या नाविक? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्या अभी तैयार नहीं हुआ? अभी तैयार नहीं हुआ क्या? हो गया, फिर क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि हम ऑलरेडी जीपीएस का पैसा पे कर चुके हैं। हमारा जीपीएस का पैसा हमने पहले ही दे चुके हैं। तो जब तक इसका रिचार्ज है तब तक तो हम जीपीएस यूज कर रहे हैं, और जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद किस पर आ जाएंगे? एसपीएस। अभी बांग्लादेश इसकी सेवाएं यूज करता है। अभी कौन यूज करता है? बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश में नेविगेशन कौन सा है? हमारा ही है, एसपीएस, वो भी नाविक। और गगन जो होता है वो एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वायु परिवहन सेवाएं, और भारत की भारतीय विमानन सेवाएं जिसको कहा जाता है, विमानन तकनीकें, और साथ ही साथ डीआरडीओ ने मिलकर इसको बनाया है। सॉरी, डीआरडीओ नहीं, इसरो। इसरो और इसरो, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया। तो ये कहलाता है भारतीय नेविगेशन। और ये सारे कहां पर स्थापित हैं? जियो ऑर्बिट में। ये किसकी बात हो रही है? जियो ऑर्बिट की। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जिसे कहा जाता है। इसके बाद अनुप्रयोग देखो, निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग, यहां से एमसीक्यूज क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या उसमें स्थापित उपग्रह का नहीं है, या कौन सा है? तो देखो, जितने भी मोबाइल और टेलीविजन सेवाएं होगी वो सब के लिए सैटेलाइट कहां पर होगा? जियो में होगा। समझ पा रहे हो? उसके लिए हमने इनसेट, जीसेट लॉन्च किए हैं। इसके बाद मौसम पूर्वानुमान के लिए, मौसम देखो, आप जानते हो ये पृथ्वी, ये हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो जब हमारा कोई सैटेलाइट इस स्थान पर होगा तो आसानी से इस पृथ्वी पर होने वाली विक्षोभ की घटनाएं या किसी भी तरह के परिवर्तन की जानकारी इस सैटेलाइट के द्वारा आसानी से पहचानी जा सकती है। यस और नो? ठीक है। जबकि अन्य किसी सैटेलाइट से उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। अन्य किसी सैटेलाइट से पहचानना या हो सकता है थोड़ा देरी हो जाए। इसीलिए जितने भी मौसम पूर्वानुमान से संबंधित सैटेलाइट है उन्हें स्पेशली कहां पर स्थापित किया जाता है? जियो स्टेशनरी। जैसे हमने मेटसेट देखा,
कल्पना 1, ठीक है। इसके अलावा नेविगेशन लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सैटेलाइट कहां पर लॉन्च करें हैं? जियो ऑर्बिट में लॉन्च करें। इसके अलावा टेली एजुकेशन, एड्यूसेट हमने लॉन्च किया था ना, EDUSAT उस सैटेलाइट का नाम ही है। तो टेली एजुकेशन यानी आपस में सूचना, भाई एजुकेशन पहुंचाने के लिए, घर घर तक सूचना और इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए हमने टेली एजुकेशन सैटेलाइट, समझ पा रहे हो? टेली एजुकेशन, एक तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो, लेकिन कोविड में हम किस पर आश्रित थे? टेली एजुकेशन पर। जिस दिन इंटरनेट नहीं आता उस दिन यही कहते हैं भाई हमारे यहाँ इंटरनेट सुविधा नहीं है, आज तो पढ़ाई छुट्टी है, यही कहते हैं। तो वो सब सिचुएशन क्यों थे? हमने अपने साइकोलॉजिकली दिमाग को ही सेट कर दिया, अब तो एजुकेशन बिना नहीं, एजुकेशन नहीं, इंटरनेट नहीं तो एजुकेशन नहीं। तो ये सब इसी की देन है। टेलीमेडिसिन, आप देखो कोविड में एक आया था ब्लैक फंगस, याद है किसी को? ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस का इलाज केवल जयपुर के एक डॉक्टर ने सक्सेसफुल किया था। तो अब उसके इलाज को पूरे डॉक्टर्स की टीम को, पूरे इंडिया के डॉक्टर्स की टीम को दिखाया गया, डेमोंस्ट्रेट किया गया। अब उसके लिए पता लगा कि डॉक्टर्स को, टीम को यहां बुलाया जा रहा है जयपुर, और किसी के कोविड प्रसाद के रूप में बट गया तो दिक्कत हो जाती है नहीं? तो सबको क्या किया, इसी टेलीमेडिसिन के हेल्प से सबको डेमोंस्ट्रेट किया गया कि ब्लैक फंगस का इलाज कैसे होता है। उसके बाद पूरे इंडिया में ब्लैक फंगस का इलाज, सर्जरी की जाने लगी। आप देखो कोविड में डॉक्टर्स ने देखना बंद कर दिया था, ऑफलाइन बोले तो फिजिकल, ठीक है। अब क्या होता था, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होती थी, उसके बाद ऑनलाइन जूम मीट या कॉन्फ्रेंस या व्हाट्सएप कॉल, इनके थ्रू बात होती थी। तो ये सब सुविधाएं किसके थ्रू लॉन्च की जाती है? तो भारत के भी ऐसे सिस्टम है जिससे टेलीमेडिसिन और ये सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। आज अमेरिका में बैठे डॉक्टर से भी प्रिस्क्रिप्शन लिया जा सकता है बिना अमेरिका जाए हुए। कई बार डॉक्टर्स होते हैं, कोई डॉक्टर्स अमेरिका, भाई NRI, आप देखो अमेरिका में बहुत सारे NRI डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब कोई कॉम्प्लिकेटेड इलाज होता है तो उसे वहीं पर बैठ के परफॉर्म कर देते हैं। यानी यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम इलाज करती है और वहां पर वो इंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। तो ये सब टेलीमेडिसिन के नाम से जाना जाता है। टेलीमेडिसिन कोई ऑनलाइन दवा नहीं दे रहा लाके, टेलीमेडिसिन का मतलब होता है ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं, ऑनलाइन सर्जरी, ऑपरेशन, सब इसी में शामिल है। इसके अलावा खोज और बचाव के कार्य, जितने भी रिसर्च करनी है, हमें रेस्क्यू करने हैं, वो सब कार्य ये आसानी से पहचाने जा सकते हैं। कहीं रेस्क्यू करना होता है, किसी को खोजना होता है, तो ये सब चीजें कहां से पहचानी जाती है? इन्हीं के द्वारा। यानी सारे जियो सैटेलाइट से लॉन्च किए जाते हैं, मतलब परफॉर्म किए जाते हैं, सफल किए जाते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन किसके हैं? भू स्थिर कक्षा में स्थापित उपग्रहों के अनुप्रयोग। समझ में आ रही है?